नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी की शुरुआत सड़कों की गुणवत्ता वाली खबर के साथ। देखिए, सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यूपी सरकार का फैसला सामने आया है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बाहरी लैब में नमूनों की जांच की जाएगी। अब तक पीडब्ल्यूडी के ही लैब में नमूनों की जांच होती थी, लेकिन अब बड़ा फैसला है। पीडब्ल्यूडी का 2.76 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क का नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क की क्वालिटी क्या है, सड़क किस क्वालिटी की बनी है, इसकी जांच पीडब्ल्यूडी के लैब में हुआ करती थी, लेकिन अब इसे लेकर के ये बड़े बदलाव की खबर मिल रही है। कई बार सड़क बनने के बाद तोड़कर नमूने की कार्रवाई की जाती थी। नमूना लेने के लिए, सैंपल लेने के लिए पीडब्ल्यूडी की ही टीम जाती थी और जांच में पता चला है कि स्ट्रेंथ के स्टैंडर्ड के हिसाब से सड़कें बनी नहीं हैं। क्या है इसकी डिटेल्स, हमारे सहयोगी शैलेश के पास पूरी जानकारी, उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेश, ये बताइए, ये बड़ा फैसला है। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली अगर सड़क खराब है, वो बनाने वाली पीडब्ल्यूडी और लैब भी पीडब्ल्यूडी की, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता होगा कि आखिर खामी कहां से हुई है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में बात करें तो 2.76 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है पूरा पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं। और कई बार आप भी देखते हैं तस्वीरें लगातार बीपी गंगा भी दिखाता है कि जो सड़कें हैं, कहीं गड्ढे जल्दी हो गए, कहीं सड़क जो है वो बनने के तुरंत बाद उखड़नी शुरू हो गई। तो इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इन सड़कों के जो मानक है, उनकी जो लैब में जांच होती है, वो कितनी सही हो रही है। यानी उस जांच पर भी देखिए इससे सवाल उठते थे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि सड़क बनाने वाला पीडब्ल्यूडी, उसकी जांच करने वाली पीडब्ल्यूडी की ही लैब, यानी संभव है अब ये जांच क्या होगी शैलेश? देखिए, इसके लिए प्रदेश के बाहर की या फिर पीडब्ल्यूडी के बाहर की जो अन्य लैब्स हैं, जो प्रयोगशालाएं जो इस कार्य से जुड़ी हैं, वहां पर इसके नमूनों की जांच कराई जाएगी। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं ये एक थर्ड पार्टी जांच होगी। थर्ड पार्टी जांच पहले भी होती है, लेकिन अब इसका जो दायरा वो विस्तृत किया जाएगा और बाहर से जब जांच होगी, अगर उसमें कोई गड़बड़ी मिलती है, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी की लैब में भी जांच होगी, वहां की रिपोर्ट कुछ कहती है, बाहर की रिपोर्ट कुछ कहती है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट कहती है कि मानक के अनुसार है, ठीक है, बाहर की लैब कहती है नहीं, इसमें गड़बड़ी है, तो एक तीसरी जांच भी इस केस में कराई जाएगी और ये देखा जाएगा कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। और उसके बाद भी अगर ये सामने आता है कि पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट गलत है, तो जो उसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है शैलेश, अब ये देखना होगा, नियम तो बहुत अच्छा है, इसका क्रियान्वयन कैसा होता है, क्या सांठ-गांठ बाहरी लैब से एजेंसी तो नहीं होती है, ये कई चीजें हैं जो अब आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल ये नया नियम आया है जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी शैलेश दे रहे थे। शैलेश, शुक्रिया। खबर मिल रही है कि आज इटावा में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात होगी और दोनों के बीच सैफई में ये मीटिंग होनी है। अखिलेश के साथ डिंपल भी मौजूद रहेंगी, ये जानकारी आ रही है। और मीटिंग के बाद शिवपाल मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए, आज के दिन सैफई में हलचल रहने वाली है, निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि आज दोनों नेताओं की लंबे अरसे के बाद ये मुलाकात होनी है। बड़ा लंबा दौर चला है चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव का, लेकिन सैफई में आज ये मीटिंग के बाद एक मीडिया से मुखातिब होकर के स्पष्टता बहुत मायने रखती है समाजवादी पार्टी कुनबे के लिए। और ये उपचुनाव से पहले होगा, आज होगा, इसीलिए सैफई में हलचल बनी रहेंगी, निगाहें टिकी रहेंगी कि इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव जब बाहर आते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हैं। ये तो तय हो गया कि बहू के लिए प्रचार करेंगे, परिवार से बाहर नहीं जाएंगे। सैफई के मैदान में उपचुनाव में वो नेताजी के पक्ष में बहू के लिए ही वोट अपील करेंगे। इस बात की क्लैरिटी के बाद आज ये अहम मीटिंग होनी है शिवपाल यादव की अखिलेश यादव के साथ, और इसके बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का और उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि नितिन, देखिए, ये मुलाकात कहा जाए बहुत लंबी इंतजार के बाद हो रही है। प्रॉपर जिसे कहते हैं बैठ करके बात करने वाले हैं। इस मीटिंग को लेकर के किस तरीके के इनपुट और माहौल को नोटिस कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए स्नेहलता, इस समय मैं सैफई में हूं और अखिलेश यादव के आवास के बाहर हूं, लेकिन कहा जा सकता है कि रिश्तों की बदली धुरी या सियासी मजबूरी। आखिर ऐसा क्या है कि चाचा और भतीजे को दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल, जब कहा जाए सितारे गर्दिश में होते हैं तो लोगों को एकजुट होना चाहिए। कहते हैं कि जो खुली जो मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। तो कुल मिला के कहा जाए ये जो इस समय का जो माहौल चल रहा है, जब लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक
दुर्ग को छीनती जा रही है। तो ऐसे में आखिरी जो किला बचा हुआ है वो है मैनपुरी। बीजेपी ने अपने सारे टॉप कमांडर्स उतार दिए हैं। उप मुख्यमंत्री कल केशव मौर्य नामांकन वाले दिन कल रघुराज शाक्य के मैनपुरी में थे। कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, केंद्रीय मंत्री थे, टॉप पदाधिकारी थे। तो ऐसे में इस बार बीजेपी इस उपचुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है और ये समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर अखिलेश और शिवपाल दोनों एक नहीं चुनाव को सीरियसली लेती है। बीजेपी कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं देखती। वहाँ सीएम उतर जाते हैं मैदान में, प्रचार का उनका एक एजेंडा, एक तरीका, उससे वो डेविएट ही नहीं करते हैं। उनका रिकॉर्ड है। इनका रिकॉर्ड ये है कि परिवार के बीच में मन मुटाव एक बड़ा विषय बन जाता है और उसी विषय को भुनाने में बीजेपी कामयाब रही है। इस बार ये बताइए, मीडिएटर की भूमिका में कौन दिखाई दे रहा है? आखिर ये सब कुछ जो टेबल पे आ रहा है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, इसके पर्दे के पीछे सैफई परिवार के ही कई सारे लोग हैं। देखिए, उसमें एक बड़ी भूमिका अभयराम यादव की है, जो धर्मेंद्र यादव के पिताजी हैं। कल आप देख रहे होंगे कि लॉन में बैठकर शिवपाल जी और अभयराम यादव गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बड़ी भूमिका तेज प्रताप यादव की है, जो मुलायम सिंह यादव के ग्रैंडसन हैं। तो वो भी, चूंकि उनके नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन फाइनल मोहर डिम्पल यादव पर लगी। तो कुल मिला के ये कई सारे ऐसे की रोल निभा रहे हैं कई सारे लोग। और अब जब ये कहा गया है कल की मीटिंग में शिवपाल सिंह यादव ने कि बहू डिम्पल को जिताना है, बहू डिम्पल ने खुद फोन करके आशीर्वाद मांगा है। और हम लोगों ने देखा है ना कि शिवपाल तो हमेशा झुक जाते हैं, अक्सर ये देखा जाता है। फ्रेम में नजर पार्टी छोड़ी, अपने पार्टी के कैंडिडेट छोड़े और अकेले चुनाव लड़े जसवंत नगर से। और इस बार कौन झुका, ये क्या पता चल पा रहा है? क्या अखिलेश ने अप्रोच किया होगा या फिर शिवपाल को बनाने के लिए एक रणनीति के तहत उनसे बातचीत, पूरा परिवार एक हुआ होगा? किस तरीके की खबरें हैं? देखिए, लगातार ये मान मनोबल का दौर जारी है। देखिए, दो चीज़ें आपको बड़ी महत्वपूर्ण मैं करना चाहूँगा। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव लगातार ये कह रहे थे कि वो पत्ते खोलेंगे, वो जल्द बड़ा ऐलान करेंगे। 2019 में बीजेपी ने उनको अप्रोच किया, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको अप्रोच किया। और ऐसे में अगर इस बार जो हमें सूचना मिल रही है कि शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी इस बार उस लेवल पर तरजीह नहीं दे रही है, कि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम शिवपाल सिंह यादव को तरजीह दें और वो बाद में पल्टी मार जाएं। कोई परिवार का जो मोह है, इस बार आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार के इक्वेशन में शिवपाल यादव अपर हैंड प्ले कर रहे हैं। इस बार के समीकरण में शिवपाल यादव ऊपर दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ अखिलेश उन्हें मनाने की भी कोशिश करते दिख रहे हैं। देख रहे हैं कि आज इस मीटिंग से क्या निकल करके आता है। आप सैफई में आपसे अपडेट लेंगे। नितिन, शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़े, खतौली उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं। आज बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी नामांकन करने वाली है और इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खतौली में एक जनसभा भी करने वाले हैं। जनसभा के बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी राजकुमारी सैनी की, और नामांकन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के मौजूद रहने की खबर है। इसके अलावा यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर समेत बीजेपी के कई विधायकों के मौजूदगी की खबर है। यानी नामांकन पूरे लाव लश्कर के साथ करेगी बीजेपी। डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और तमाम विधायक जनप्रतिनिधियों के जमावड़े के साथ ये नामांकन की प्रक्रिया खतौली में आज बीजेपी की ओर से संपन्न हो जाएगी। राजकुमारी सैनी के नामांकन के लिए आज डिप्टी सीएम पहले खतौली में एक जनसभा करेंगे। इस जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, तमाम विधायकगण, यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, इन सब की मौजूदगी में आज बड़ी तस्वीर आएगी सामने खतौली से, जहां राजकुमारी सैनी नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। चलिए सीधा रुक करते हैं, क्या माहौल है खतौली का देखने और समझने के लिए हमारे सहयोगी सनुज का। सनुज, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है और क्या जानकारी आ रही है? हाँ, देखिए, माहौल तो आज जो सियासी पारा है वो तो पहले से ही खतौली का चढ़ा हुआ है, लेकिन आज यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद आप समझिए कि आज के बाद जो बीजेपी का प्रचार है वो धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा। ये आप देख लीजिए कि नामांकन सभा यहाँ पर रखी गई है और जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ पर पहुंचेंगे, राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर यहाँ पर पहुंचेंगे, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरा लाव लश्कर आज यहाँ पर होगा और पूरी तरीके से आज बीजेपी ये बताने और जताने की पूरी कोशिश करेगी कि आज से हम भी मैदान में आ गए हैं, आमने सामने का कड़ा मुकाबला होगा। और ये देखिए, यहाँ जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। उन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, इन लोगों से हम जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन आज डिप्टी सीएम आ रहे हैं ब्रजेश पाठक, तो ये माना जाए कि आज से ऐलान जंग हो गया है? ऐलान जंग रहेगा और हमारी बीजेपी भाजपा पार्टी नंबर 1 पर रहेगी।
और ये निश्चित मान कर चलें 100% नहीं 101% राजकुमारी सैनी विधायक बनेगी 101%। अच्छा सर, ये तो दावा कर रहे हैं और 100 से भी ऊपर चले गए हैं। आपको क्या लग रहा है राजकुमारी सैनी जी को? राजकुमारी सैनी जी एक इस प्रकार की महिला है, सामाजिक महिला है, व्यवहारिक महिला है, तो मैं समझता हूँ कि वो इतनी भारी जीत से जीतेंगी कि एक आदर्श बनेगा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये दावा तो राष्ट्रीय लोकदल भी कर रहा है, कह रहा है कि इस बार तो हम बिल्कुल हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। नहीं, दावा तो जो पर्चा भर देता है वो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ जो है इस पृथ्वी पर हमने अपना काम कर रखा है। योगी जी, मोदी जी, उनके संस्कारों से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, घर घर तक, अंतिम गरीब व्यक्ति तक हम पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसलिए हम दावा करते हैं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो इस समय शांत बैठा हो। सब लोगों के अंदर जोश है और भारी मतों से हम इसको जिताएंगे। सर, इनका जोश तो मैंने देख लिया। आप बता दीजिए, एक तरफ मदन भैया भी हैं और राजकुमारी सैनी आज अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जी एक सनुज, जरा जाति समीकरण के आधार पर भी पूछेगा कितने कॉन्फिडेंट हैं? जाट गुजरों की जमीन पर सैनी बिरादरी भी है। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सर, एक चीज़ बता दीजिए, देखिए राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर अपना जाट, मुस्लिम और गुजर समीकरण यहाँ पर बनाया। आपका ऐसा कौन सा समीकरण है जो आप जीत का दावा कर रहे हैं कि 100% हम ही चुनाव जीतेंगे यहाँ पर? देखो जी, यहाँ कानूनी व्यवस्था इतनी बेहतर है, ठीक है, कि उसके अंतर्गत यहाँ पर रहने वाले सभी जातियों के लोग सारे समीकरण से ऊपर सुरक्षित उसी पर भरोसा जताया गया है। देखते हैं कि जाति समीकरण हावी होगा या कमल के फूल वाला जो एक फंडा लेकर के बीजेपी चली आई है, कौन हावी होगा ये तो जनता तय कर देगी। शुक्रिया सनुज, आज हलचल बनी रहेगी, आपसे अपडेट लिया करेंगे। फिलहाल जानकारी और तस्वीरों के साथ जो आपने तस्वीरें साझा की। आगे बढ़े, बात कर ले रामपुर उपचुनाव की। जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है। क्यों? क्योंकि रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। इसके साथ बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रामपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज का दिन अहम है। रामपुर की रणभूमि भी बड़ी दिलचस्प हो चली है, जहां आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे दोनों कैंडिडेट, चाहे समाजवादी पार्टी से या बीजेपी, और यही मेन कैंडिडेट है जिनके बीच लड़ाई है। और ये दोनों कैंडिडेट आज अपने नामांकन को दाखिल कर देंगे। आसिम राजा की बात कर ले तो वो भी लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि पूरे जोरों शोरों के साथ वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सभी जानते हैं कि सपा प्रत्याशी आसिम राजा करीबी किसके हैं, और फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। उपचुनाव में नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का, और उनसे भी यही सवाल कि किस तरीके का माहौल नामांकन को लेकर, दोनों पार्टियों की क्या रणनीति दिखाई दे रही है उबैदुर? जी देखिए, यहाँ रामपुर का जो चुनाव है इस बार एक बार फिर जो है वो भाजपा और सपा के बीच टक्कर होती हुई नज़र आ रही है। आज जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उनका नामांकन होना है, और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उनका नामांकन होना है। दोनों ही नेता आज नामांकन कराने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आएंगे, जिनके साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री जैसे सुरेश खन्ना, बलदेव सिंह औलख और गुलाब देवी, तमाम मंत्री साथ में होंगे। और पूरे लाव लश्कर के साथ पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कलेक्ट्रेट आएंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक जो मीटिंग है वो दारुल अवाम जो आजम खान का दफ्तर है वहाँ पर होगी, जहाँ पर आजम खान, अब्दुल्ला आजम मौजूद रहेंगे। तो दोनों ही प्रत्याशी आज अपना नामांकन करा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी। उबैदुर, शुक्रिया जानकारी के लिए। नामांकन आज रामपुर की रणभूमि में भी होना है और देखने होगा कि कौन कौन आता है नामांकन दाखिल कराने के लिए। बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयार की है रणनीति। उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरेंगे यूपी के कई मंत्री, ये खबर आ रही है। यूपी के मंत्रियों को अलग अलग सीट की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों को 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए उतारा जाएगा। संगठन के बड़े पदाधिकारी भी तीनों सीटों पर मोर्चा संभालेंगे। बूथ प्रबंधन ये भी अहम होगा। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी यूपी भाजपा विधायकों की ड्यूटी लगी है। यूपी के भाजपा विधायक दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी जीत का फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो जिस चीज के लिए
बीजेपी जानी जाती है वो फिर से इन चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो चुका है। देखिए, चाहे वो उपचुनाव हो 3 सीटों पर यूपी में या फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात कर लें, हर जगह पर वही फॉर्मूला है। हर किसी की जिम्मेदारी बांटी जाएगी, कंधों पर उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय होती है। उसके बाद प्रचार की व्यापक रणनीति पर काम करती है बीजेपी और ये रणनीति बन चुकी है, खबर आ रही है। इन 3 सीटों के साथ एमसीडी चुनाव में कौन कौन प्रचार के लिए मैदान में उतरेगा, किस क्षेत्र की जिम्मेदारी किसकी रहेगी और उसकी जवाबदेही तय हो जाती है। इसी के तहत वो ताबड़तोड़ प्रचार करता है तो जीत का फॉर्मूला तैयार करेगी बीजेपी, ये खबर मिल रही है। बरेली से खबर है, पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल पर जानलेवा हमला हुआ है। घर में घुसकर बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पप्पू भरतौल के घर पर हवाई फायरिंग भी की। पप्पू भरतौल को जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब आरोपियों के खिलाफ बारादरी थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल पर जानलेवा हमले की कोशिश। इनके घर में दाखिल होकर बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, हवाई फायरिंग की है, जान से मारने की धमकी भी दी है पप्पू भरतौल को। बारादरी थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनूप का और उनसे जानकारी लेते हैं कि अब पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या पहचान हो पाई है इन लोगों की। अनूप, स्नेहलता, मैं बताना चाहूँगा कि विधायक जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हाँ, पप्पू भरतौल जी, क्या मामला था कि कौन लोग हैं, किन्होंने हमला करने की कोशिश की आपको? ये जानकारी नहीं है अभी कौन लोग हैं, ये पुलिस इसमें जांच कर रही है और जांच में पता लग जाएगा, जल्दी ही पकड़े जाएंगे वो लोग कि कौन लोग हैं। क्या पूरा घटनाक्रम क्या है वो बताइए विस्तार से। घटनाक्रम तो सुबह जैसे मैं 5 बजे टहलने जाता हूँ, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 4 बजे तक जागता रहा, फिर मैं सो गया उसके बाद में। तो ये घटनाक्रम है 5:12-13 की, कि जो लोग लगे थे तो उनको देखा कि वो नहीं आए हैं, तो वो यहाँ परसर के अंदर तक आ गया। परसर के अंदर आ गया तो उसने 1-2 कुर्सी तोड़ी है, तो उसने सोचा कि ये लोग निकल के आएंगे, लेकिन कोई निकला नहीं। कोहरा भी था उस दिन, कोहरा था। तो जब खिड़की कूटी तो एक नौकर ने यहाँ से देखा तो उसने वो सामने से एक फायर भी उस पर चलाया, लेकिन फिर वो गाड़ी लेके भाग गए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति आया है, कोहरा ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग नहीं पकड़ में आए। गाड़ी की लाइटें तो दिख रही हैं उसमें, हमारे कैमरे में और मिलिट्री कैमरे में, कि गाड़ी गई है, लेकिन गाड़ी का नंबर या कितने लोग हैं ये जानकारी नहीं हो पाई है। क्या धमकी, किस तरीके की धमकी दी गई आपको, क्या प्रयास किया गया, आपको जान से मारने की कोशिश की गई? और क्या करेंगे, उनका यही तो इरादा है। क्या इरादा? अनूप, जरा कैमरा सहयोगी से बोलिए, अगर विधायक जी भी, पूर्व विधायक जी भी दिखाएं कि कहां तोड़फोड़ हुई है। शामगंज पुल पे मेरे भतीजे पर अटैक हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि विधायक जी आप दिखाएं कौन सी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कौन सी जगह है वो। मेरे साथ में विधायक जी हैं, आइए मैं दिखाता हूँ वो जगह, जिस जगह पे तोड़फोड़ हुई है, जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है वो भी दिखाते हैं आपको। और क्योंकि विधायक जी का कहना है कि उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी है और कहा है कि राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर देंगे, ऐसा भी कुछ है। हाँ, तो ये कई बार बच चुका है जी, तो इस बार जो है मार देंगे जल्दी, इस प्रकार की बातें की थी उन्होंने। कौन लोग हो सकते हैं विधायक जी, किसी पे? ये जो व्यक्ति है ना, ये जो था इस परसर में जो आया, हाँ, इसके पीछे और लोग थे। उसका ये था कि यहाँ से जैसे ही विधायक जी निकलेंगे तो हम उन पर अटैक करेंगे, उनके बेटे पर अटैक करेंगे। अच्छा, हाँ, ये गाड़ी उसने यहाँ पर ये तोड़फोड़ की है। मेरे पास उसकी वो है, ये है, मेरे पास उनका वो है। और इधर ये देखिए, ये जो गाड़ी है स्नेहलता में दिखाना चाहूँगा, ये टूटी हुई है, कुर्सी, इनमें कुर्सी मारी गई है, लात घुसे मारे गए हैं इस तरीके से। एक स्कूटर है उसको ज़मीन पर फेंका गया, और यहीं पर क्योंकि ये जगह है, यहाँ पर जनता दरबार विधायक जी का लगता है, तो यहाँ पर लोग भी बैठे रहते हैं, सुबह से आना शुरू हो जाता है। पुलिस का काम आगे है इन लोगों तक पहुँचना। शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।